हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कल्चर टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम लोग कितने टाइप के कल्चर होते हैं जो हम प्लांट कल्चर में फॉलो करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है ऑर्गन कल्चर। ऑर्गन कल्चर में हम लोग प्लांट के किसी पार्ट को कल्चर करते हैं तो उसको हम लोग ऑर्गन कल्चर बोलते हैं। ऑर्गन कल्चर और एक्सप्लांट कल्चर में डिफरेंस है तो वो हम देखेंगे। पहले ऑर्गन कल्चर के बारे में देख लेते हैं कि it deals with the culture of the isolated organ like roots under laboratory conditions in vitro, and different names are given depending upon the organ utilized for the culture. So ऑर्गन कल्चर में हम लोग प्लांट का ऑर्गन यूज़ करते हैं। प्लांट का ऑर्गन क्या क्या होता है? रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होता है, एंड एंडोस्पर्म, ओवरी, ओव्यूल, एंथर, एंड जो भी पार्ट्स होते हैं एक प्लांट में वो एक ऑर्गन होता है उसका। जब हम लोग ऑर्गन को यूज़ करते हैं एंड उसको कल्चर करते हैं लैब के अंदर तो उसको हम लोग ऑर्गन कल्चर बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस द कल्चर ऑफ रूट्स, एंडोस्पर्म, ओवरी, ओव्यूल एंड द एंथर आर कॉल्ड। रूट को कल्चर कर रहे हैं सो रूट कल्चर, एंडोस्पर्म को कल्चर कर रहे हैं एंडोस्पर्म कल्चर, ओवरी को कल्चर कर रहे हैं ओवरी कल्चर, ओव्यूल को कल्चर कर रहे हैं ओव्यूल कल्चर, एंड एंथर को कल्चर कर रहे हैं तो एंथर कल्चर। ये हो गया हमारा ऑर्गन कल्चर। अब एक्सप्लांट कल्चर, जैसे कि एक्सप्लांट में हम लोग ना प्लांट का कोई एक पार्ट यूज़ करते हैं, स्मॉल पीस जैसे, लेकिन ऑर्गन में हम लोग पूरा ऑर्गन यूज़ करते हैं। जैसे रूट यूज़ कर रहे हैं तो रूट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक्सप्लांट कल्चर में हम लोग प्लांट का एक छोटा सा पीस यूज़ करते हैं। जैसे द कल्चर ऑफ प्लांट पार्ट, एक्सप्लांट जिसको बोलते हैं, इज नोन एज एक्सप्लांट कल्चर। द एक्सप्लांट कैन बी एनी पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक द पीस ऑफ स्टेम, लीफ, कॉटिलेडॉन, हाइपोकोटाइल, एक्सेट्रा। द एक्सप्लांट कल्चर are generally used to induce callus और plant regeneration. ऑर्गन में हम लोग एक पूरा ऑर्गन प्लांट का यूज़ करते हैं, लेकिन एक्स प्लांट में हम लोग प्लांट का एक छोटा पार्ट टिश्यू यूज़ करते हैं। जैसे हमने वो सेल ले लिया स्टेम से, लीफ से, कॉटिलेडॉन, हाइपोकोटाइल, इन सब से ले लिया, ओके। तो इसको हम लोग एक्स प्लांट बोलेंगे। एक्स प्लांट कल्चर आर जनरली यूज टू इंट्रोड्यूस कैलस और प्लांट रीजनरेशन। ओवरव्यू में हमने पढ़ा था कि हम लोग एक्स प्लांट से सेल कल्चर करते हैं एंड सेल डिवाइड होकर मास ऑफ सेल देता है जिसको हम लोग कैलस बोलते हैं। एक्स प्लांट का हम लोग यूज़ करते हैं कैलस बनाने के लिए, और प्लांट का रीजनरेशन मीन्स उसको रीजनरेट कराने के लिए प्लांट को, तो हम लोग एक्स प्लांट यूज़ करते हैं। और हमें कोई ऑर्गन का रीजनरेशन कराना है तो हम लोग ऑर्गन कल्चर यूज़ करते हैं। उसमें हम लोग ऑर्गन का कल्चर करते हैं, पूरे ऑर्गन का। नाउ थर्ड जो है वो है कैलस कल्चर। कैलस मीन्स मास ऑफ सेल, जो हमने देख रखा है कि प्लांट का अगर हम लोग एक्स प्लांट से सेल निकाले और उसको ऐसे मीडियम में रखे तो वो ग्रो करता है और मास ऑफ सेल बनाता है जिसको कैलस बोलते हैं। कैलस रेफर्स टू एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। व्हाट इज कैलस, ये डेफिनेशन लर्न करनी है। विच आर जनरली पैरेंकाइमेटस इन नेचर, मतलब वो पैरेंकाइमा होते हैं, टिश्यू। पैरेंकाइमा परमानेंट टिश्यू में एक टाइप की टिश्यू थी पैरेंकाइमा, तो जो कैलस होते हैं वो पैरेंकाइमा होते हैं इन नेचर, ओके। अ वैरायटी ऑफ प्लांट पार्ट कैन बी इंड्यूस्ड टू शो कैलसिंग रेस्पॉन्स, बट द रेस्पॉन्स वेरीज विद द कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया। मतलब कि हम लोग प्लांट में कैलसिंग जो है वो इंड्यूस करा सकते हैं। मीन्स हम लोग कोई भी प्लांट का पार्ट लिया, मतलब एक्स प्लांट लिया, और उसमें हम लोग कैलसिंग इंड्यूस करा सकते हैं। ये ओवरव्यू में हमने पढ़ा था। ये जो कैलसिंग है वो डिपेंड करेगा किस पे, कंपोजिशन ऑफ द कल्चर मीडिया। मतलब हमने कल्चर मीडिया में क्या लिया है उसका कंपोजिशन डिसाइड करेगा कि वो जो कैलसिंग है वो क्या रेस्पॉन्स शो कर रहा है और उसमें क्या वेरिएशन आ रहे हैं। Generally auxins are added to the culture for callus induction, but the nature and quantity of auxin added depend on the nature and source of explant and its genotype beside other factor. ये बोल रहे हैं कि ऑक्सिन्स जो हमें पता है कि ग्रोथ हार्मोन है, एंड ये सेल इलोंगेशन और प्लांट की ग्रोथ में काम आता है ना, ऑक्सिन्स हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। तो ऑक्सिन को हम लोग कल्चर मीडिया में यूज़ करते हैं टू इंड्यूस कैलसिंग, कैलसिंग कराने के लिए। एंड अब ये बोल रहा है कि जो ऑक्सिन का नेचर और उस कितनी मात्रा में मीन्स क्वांटिटी कितनी है उसकी ऑक्सिन की, और उसका नेचर डिपेंड करेगा कि नेचर एंड सोर्स ऑफ एक्सप्लांट, यानी कि जो एक्सप्लांट लिया है उसका नेचर और उसका सोर्स, यानी कि किस प्लांट से लिया है और वो किस नेचर का है, एंड उसके जीनोटाइप एक्सप्लांट के, मतलब उसके नेचर, सोर्स और जीनोटाइप पे डिपेंड करेगा कि
जो कैलसिंग है वो आएगा कैसा, मतलब कैलसिंग का टाइप क्या होगा। सो जो ऑक्सिन ऐड की जाती है वो डिपेंड करता है कि प्लांट एक्स प्लांट का नेचर, सोर्स और उसका जीनोटाइप क्या है, तो उस हिसाब से जो क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ ऑक्सिन है वो डिसाइड की जाती है कैलसिंग प्रोड्यूस करने के लिए। अलग अलग टाइप प्लांट के लिए अलग अलग क्वांटिटी की ऑक्सिन्स जो है वो नीडेड होती हैं। कैलस कल्चर कैन बी मेंटेन्ड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम बाय रिपीटेड सब कल्चर। कैलस कल्चर आर यूज्ड फॉर, सो कैलस कल्चर की एप्लीकेशंस क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो हमें ये 3 पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। दैट इज फर्स्ट इज द प्लांट रीजनरेशन, यानी कि प्लांट को हम लोग रीजनरेट मीन्स प्लांट को हम लोग दोबारा बना सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिंगल सेल सस्पेंशन एंड प्रोटोप्लास्ट। सो प्रिपरेशन ऑफ सिंगल सेल सस्पेंशन मतलब कि ये कि जो कल्चर है, यानी कि जो हमने कैलस बनाया उसको हम लोग ग्रो कराते हैं लिक्विड मीडियम में, और उसमें कंटिन्यूसली जो है स्टीरिंग होती रहती है, मतलब एगिटेशन मीन्स स्टीरिंग होती रहती है, मतलब ये लिक्विड जो है कंटिन्यूसली इसमें स्टीरिंग होती रहती है और इसमें होता है हमारा कैलस। सो जो कैलस होता है इसमें ऐसे पूरे एक सस्पेंशन बनाता है। सस्पेंशन मीन्स पता है ना कि लिक्विड में जब कुछ डिसॉल्व होता है तो सस्पेंशन क्रिएट होता है, तो सेल भी कैलस जो होता है हमारा ऐसे लिक्विड में सस्पेंशन बनाता है और अलग अलग रहते हैं, तो इसलिए हम लोग इसको सिंगल सेल सस्पेंशन बोलते हैं। मतलब सी सब लोग अलग अलग, सेल अलग अलग है, इसलिए हम लोग उसको सिंगल सेल सस्पेंशन बोलते हैं और ये लिक्विड मीडियम में होता है। सो कैलस कल्चर आर यूज्ड फॉर प्लांट रीजनरेशन, देन प्रिपरेशन ऑफ सिंगल सेल सस्पेंशन, ये हमें याद रख लेना है, एंड देन हम लोग बाद में तो पढ़ेंगे। एंड प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट मतलब प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, यानी कि जब हमने प्लांट के सेल से सेल वॉल हटा दिया तो हमें प्रोटोप्लास्ट मिलता है। सो हम लोग कैलस कल्चरिंग से प्रोटोप्लास्ट भी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। देन थर्ड जो एप्लीकेशन वो है जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीज। सो हम लोग कैलस कल्चरिंग को यूज़ कर सकते हैं कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जीन्स में हम लोग पूरे यानी कि जीनोम के बारे में हम लोग स्टडी कर सकते हैं, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स हमने क्या उसमें हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कुछ ऐड या डिलीट, तो हम लोग ये जेनेटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं कैलसिंग कल्चर यूज़ करके। सो ये 3 एप्लीकेशन है जो हमें लर्न करने हैं। देन ये कैलस कल्चर कैन बी मेंटेन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड बाय रिपीटेड सब कल्चर। सब कल्चर मीन्स दोबारा कल्चर करना कुछ डेज के बाद, क्योंकि न्यूट्रिएंट मीडिया जो हमने प्रोवाइड किया है वो तो खत्म हो जाएगा, सो हमें सब कल्चरिंग की जरूरत पड़ती है। सो कैलस कल्चर ऐसे मेंटेन कर सकते हैं बाई सब कल्चरिंग। नाउ नेक्स्ट जो है वो है सेल सस्पेंशन कल्चर्स। सस्पेंशन मीन्स यही होता है कि लिक्विड में घुला हुआ, ओके। सो इसीलिए हमें ये याद रखना है। सिंगल सेल कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईदर कैलस, यानी कि कैलस जो हमने मास ऑफ सेल ग्रो कराया है एक्स प्लांट से, उससे हम लोग एक सेल निकाल लेंगे, और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट एग्जांपल लीफ एंड कल्चर्ड इन लिक्विड मीडियम। बोथ मैकेनिकल एंड एंजाइमेटिक मेथड कैन बी यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ प्लांट सेल। अब हम लोग प्लांट के सेल को आइसोलेट कैसे करेंगे, तो 2 मेथड्स होते हैं उसके, मैकेनिकल, एक मैकेनिकल और एंजाइमेटिक, यानी कि एंजाइम्स का यूज करके, और मैकेनिकल। सो मैकेनिकल मेथड में involves grinding of tissue to a fine suspension in a buffered medium followed by filtration centrifugation to get rid of cell debris। सो ये मैकेनिकल मेथड में कहना ये क्या चाह रहा है कि हम लोग जो टिश्यू लेते हैं उसको हम लोग ग्रिंड कर देते हैं, ग्रिंडिंग पता है ना, ग्रिंड करना, टू अ फाइन सस्पेंशन, उसको एकदम फाइन एकदम ग्रिंड कर देंगे, एकदम पेस्ट जैसा, यानी कि सस्पेंशन बना देंगे उसका लिक्विड पार्ट जैसा। जैसे हम लोग पत्ती को अगर लें और उसको हम लोग मतलब मिक्सिंग में हम लोग मीन्स हम लोग मिक्सचर में उसको ग्रिंड करते तो एकदम लिक्विड जैसा पार्ट नहीं हो जाता, तो वैसे ही हम लोग ग्रिंड कर देते, लेकिन उसको हम लोग मिक्सर में नहीं करते, यहाँ पर उसको हम लोग नॉर्मल हैंड से ग्रिंडिंग करते हैं। एंड इन अ बफर्ड मीडियम मीन्स बफर सोल्यूशंस। बफर क्या होता है पहली बात तो बफर वो होता है जो पीएच को जो है वो मेंटेन करके रखता है, मीन्स सोल्यूशन का जो पीएच है मीडियम का वो चेंज नहीं करने देता है। तो जब हम लोग सेल की ग्रिंडिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जो सेल की वजह से जो एंजाइम्स हैं उसके अंदर जो भी सारे मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वजह से पीएच जो है वो चेंज हो सकता है, तो ऐसा ना हो इसलिए हम लोग बफर मीडियम में उसको ये करते हैं। और बफर मीडियम क्या करता है, पीएच को चेंज नहीं होने देता है, फॉलोड बाय, अब ये हमने कर लिया, देन उसको हम लोग फिल्टर कर देंगे एंड सेंट्रीफिकेशन मीन्स डेंसिटी के बेसिस पे सेपरेट कर देते हैं, या फिर फिल्ट्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफिकेशन हम लोग सेल डेब्रिस को रिमूव करने के लिए करते हैं। सेल डेब्रिस क्या होता है, सेल डेब्रिस मीन्स सेल का कचरा, यानी कि जो हमें नहीं चाहिए वो सेल डेब्रिस। सो मैकेनिकल मेथड में हमें सिंपली ये जो लाइन है ये पूरा याद कर लेना है। द एंजाइमेटिक मेथड इज बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ एंजाइम पेक्टिनेज मैकेरोजाइम विच डिसॉल्व द मिडल लैमेला बिटवीन द सेल्स, दैट इज द इंटरसेलुलर सीमेंट टू रिलीज सिंगल सेल्स। सो आई थिंक हमें तो ये याद ही होगा कि जब हम लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं तो प्लांट सेल जो आपस में अडेयर्ड होते हैं मीन्स चिपके रहते हैं, तो वो किसकी वजह से, तो बीच में इनके एक मिडल लैमेला की लेयर होती है ना, जिससे ये लोग आपस में अडेयर्ड रहते हैं मीन्स चिपके रहते हैं, यानी कि आपस में लोग जुड़े रहते हैं। सो एंजाइम वाले मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करते हैं और इसमें एंजाइम्स यूज़ करते हैं पेक्टिनेज वही जो
पेक्टिन को डाइजेस्ट करने के लिए पेक्टिनेज यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, पेक्टिन और हेमीसेलुलोज, इन सबसे बनी होती है ना प्लांट की सेल वॉल। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स हमें कौन से चाहिए होंगे, सो ये इंपॉर्टेंट है पेक्टिनेज या मैक्रोजाइम। तो ये एक्टिविटी शो करता है, पेक्टिन को डाइजेस्ट करते हैं दोनों एंजाइम, ठीक है। विच डिजॉल्व द मिडल लैमेला बिटवीन द सेल्स, जो मैंने बताया, दैट इज द इंटर सेलुलर सीमेंट, जो उनको पकड़ के रखता है। सो जब इनको डाइजेस्ट कर लेगा, सो जो सेल है वो सिंगल हो जाएंगे, मीन्स अब ये जो सेल थे ये आपस में चिपके हुए थे, जब ये वाली लेयर जो है ये डाइजेस्ट हो गई तो जो सेल है वो फ्री हो गए। तो यही बोल रहा है कि सेल जो है आप सिंगल हो जाएंगे, अब फ्री हो जाएंगे। वंस द सेल हैव बीन आइसोलेटेड दे मे बी कल्चर्ड बाय बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर विच हैव बीन, ये डिस्कस कर लिया था हमने बैच कल्चर एंड कंटिन्यूअस कल्चर में। अब इसको हम लोग कल्चर कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो याद जो रखना है, ये कि आइसोलेशन ऑफ प्लांट सेल दो मेथड से कर सकते हैं हम लोग, मैकेनिकल और एंजाइमेटिक, और इसमें हमें याद रखना है ये मेथड्स। देन द सेल सस्पेंशन कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर, सो ये 4 जो पॉइंट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोज शूट, सेकेंड इज द इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड म्यूटेंट सेलेक्शन, थर्ड इज द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ इज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सोमैटिक सेल मतलब तो हमें पता है कि जो क्या नहीं, गैमीट नहीं बना सकते उसको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं, है ना। तो सेल सस्पेंशन का हम लोग सेल सस्पेंशन कल्चर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग सोमैटिक सेल एम्ब्रियोज, यानी कि अब हम लोग सोमैटिक सेल को जो गैमीट नहीं बना सकता था तो वो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, तो हम लोग उसको अब सोमैटिक सेल को एम्ब्रियोज भी बना सकते हैं, यानी कि इंड्यूस करा सकते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो, कुछ भी बना सकते हैं हम लोग प्लांट सेल कल्चर। तो 4 एप्लीकेशन हमें याद रखने हैं सेल सस्पेंशन में, पहला। देन नेक्स्ट जो है इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस एंड म्यूटेंट सेलेक्शन। नाउ म्यूटाजेनेसिस मीन्स कि अगर कोई लैबोरेटरी में म्यूटाजेनेसिस मीन्स म्यूटेशन हो गया जीन में, तो हम लोग उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन सेम चीज़ है, यानी कि जीन में कोई चेंजेस आ गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है। प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जैसा कि हमें पता है कि प्लांट जो है 2 टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी प्रोड्यूस करा सकते हैं यूजिंग सेल सस्पेंशन कल्चर। ये जो पॉइंट्स है ना ये हमें लर्न करते रहना है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही हम लोग हमें एग्जाम में भी लिख कर आना है। मास सेल कल्चर, इट इन्वॉल्व्स द लार्ज स्केल कल्चर ऑफ सेल इन स्पेशली डिजाइन प्लांट बायोरिएक्टर, ये हमने पढ़ रखा है, बायोरिएक्टर के बारे में जानते ही हम लोग। विच एसेंशियली डू नॉट हैव अ स्टिरर एज प्लांट सेल आर shear सेंसिटिव। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो प्लांट है मास सेल कल्चर, यानी कि हम लोग लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग प्लांट बायोरिएक्टर यूज तो करते हैं, लेकिन उस बायोरिएक्टर में स्टीरर नहीं होता। माइक्रोबियल कल्चर में हमने पढ़ा था कि उसमें स्टीरर होता है, वरना एरेशन और प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है और माइक्रोब्स जो है वो मरने लग जाते हैं। लेकिन प्लांट बायोरिएक्टर में ऐसा नहीं होता, उसके अंदर स्टीरर नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल जो है वो shear सेंसिटिव है, मीन्स वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसको अगर तो उसके लिए वो सेंसिटिव है। मीन्स कि shear मीन्स कि अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगा, यानी कि जब हम लोग स्टीयर करते हैं तो जो लिक्विड पार्ट है वो मूव करेगा, तो ऑफकोर्स जो है वो फोर्स लगाएगा प्लांट सेल पे। तो इसीलिए प्लांट सेल के प्लांट बायोरिएक्टर में स्टीरर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट बायोरिएक्टर में स्टीरर नहीं होता क्योंकि वो प्लांट सेल जो होती हैं वो shear सेंसिटिव होती हैं। इन केस ऑफ स्टीरर गैस इज जेंटली बबल्ड विच प्रोवाइड्स स्टीयरिंग एज वेल एज मीट द डिमांड ऑफ हायर ऑक्सीजन सप्लाई। सो स्टीरर नहीं है तो फिर हम लोग प्रॉपर एगिटेशन मतलब प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट थ्रू आउट द सेल, यानी कि कैसे करेंगे, तो हम लोग यूज़ करते हैं गैस का। सो गैस को हम लोग बबल कराते हैं बबल्स के फॉर्म में, जैसा कि हमने पढ़ा था। जैसा कि अगर ये प्लांट बायोरिएक्टर है तो हम लोग एयर नीचे से पंप करेंगे, दैट इज, तो ये बबल्स के फॉर्म में मीडियम में वो सेपरेट होगी जाएगी। सो ये गैस बबल विच, तो ये प्रोवाइड करेगी स्टीयरिंग, यानी कि जो मीडिया है उसको प्रॉपर स्टीयरिंग भी दे देगी और जो ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। मास सेल कल्चर आर आइडियल फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सो मास सेल कल्चर हम लोग का मास सेल कल्चर का एप्लीकेशन की प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल्स फर्स्ट एंड दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है। देन इज द प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट हमने देख लिया था, प्रोटोप्लास्ट मीन्स प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट आर द प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल एंड कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्लांट टिश्यूज, यूजुअली लीफ, कैलस पीस, सिंगल सेल्स और पॉलन ग्रेन। ओके, हम लोग कहाँ से ले सकते हैं, तो लीफ से ले सकते हैं, कैलस जो हम सिंगल सेल से, पॉलन ग्रेन से, और भी बाई एंजाइमेटिक मेथड यूजिंग सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम, सेलुलेज जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, हेमीसेलुलेज जो हेमीसेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा, और पैक्टिनेज जो पैक्टिन को डाइजेस्ट करेगा। सो ये बोल रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम लीफ एंड अदर सोर्सेज बाई यूजिंग एंजाइम, और एंजाइम का यूज क्या करेंगे, ये तीनों यूज करेंगे, सेलुलेज यूज करेंगे, हेमीसेलुलोज यूज करेंगे और पैक्टिनेज यूज करेंगे टू डाइजेस्ट सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिनेज।
पैक्टिन। तो ये एंजाइम जो है उन तीनों को डाइजेस्ट कर देंगे, जिसकी प्लांट सेल वॉल बनी रहती है। सो सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी तो हमारे पास बचेगा क्या? प्रोटोप्लास्ट ही तो बचेगा, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट होता है सेल विदाउट सेल वॉल रहेगी नहीं तो हमारे पास प्रोटोप्लास्ट बचा। प्रोटोप्लास्ट आर यूजुअली कल्चर्ड बाय सस्पेंशन कल्चर इन पेट्री प्लेट। एज प्रोटोप्लास्ट लैक सेल वॉल दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर मेनी पर्पस। अब इसका एप्लीकेशन, सो हमें एक एक लाइन को जो है अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चंस तो हर जगह बन रहा है। सो प्रोटोप्लास्ट कल्चर के एप्लीकेशंस क्या है? वेरियस बायोकेमिकल एंड मेटाबोलाइट स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग प्रोटोप्लास्ट, यानी कि प्लांट सेल के बारे, यानी कि प्लांट के बारे में हम लोग उसके बायोकेमिकल और मेटाबॉलिक पाथवे इन सब के बारे में स्टडी कर सकते हैं यूजिंग प्रोटोप्लास्ट कल्चर। फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल टू प्रोड्यूस सोमैटिक हाइब्रिड। सो ये क्या है? जैसे कि हमने एक प्लांट का सेल ले लिया, ये सोमैटिक सेल है, और एक वैसे ही हमने एक और प्लांट का सेल ले लिया, ये भी सोमैटिक सेल है, दोनों सोमैटिक सेल है, और ये प्रोटोप्लास्ट है, यानी कि इनके पास सेल वॉल नहीं है, नो सेल वॉल। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को फ्यूज करा देंगे, मिक्स करा देंगे। सो ये तो हमें पता है ना कि साइटोप्लाज्म आपस में मिल सकते हैं, तो ये हमें एक हाइब्रिड बना के देंगे जिसको हम बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। सो ऐसे हम लोग कैरेक्टर, यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर्स के जो सेल हैं वो बना सकते हैं, जैसे कि इस सेल की प्रॉपर्टी और इस सेल की प्रॉपर्टी मिक्स करके हमें एक सोमैटिक हाइब्रिड मिल जाती है। तो ऐसे यानी कि साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो सेल आपस में मिल सकती हैं, अगर सेल वॉल ना हो तो, सेल वॉल रहेगी तो कैसे फ्यूज करेगी। सो फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल जो हमने देख लिया, टू प्रोड्यूस सोमैटिक हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन्स वही ना कि दो चीज़ों को मिलाने के बाद जो हाइब्रिड बनता है। फ्यूजन ऑफ ई न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट टू प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। तो ये जो बोल रहा है ये भी सोमैटिक हाइब्रिड की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। मतलब एक प्लांट सेल लिया और एक और प्लांट सेल लिया। अब जैसे कि ये बोल रहा है कि एक सेल जो है ई न्यूक्लिएटेड है और ये सेल जो है वो न्यूक्लिएटेड है, मीन्स इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, नो न्यूक्लियस, और इसके अंदर न्यूक्लियस है, मान ये न्यूक्लियस। सो जब हम लोग इनका हाइब्रिड बनाएंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोग को जो सोमैटिक हाइब्रिड मिलेगा उसको हम लोग साइब्रिड बोलते हैं। सो क्या है? फ्यूजन ऑफ ई न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट जो हमने पढ़ लिया, टू प्रोड्यूस साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म मिल रहे हैं, मतलब इसीलिए साइटोप्लाज्म का हाइब्रिड बन रहा है, इसी को हम लोग साइब्रिड बोलते हैं। तो व्हाट इज साइब्रिड, तो ये पूछता है क्वेश्चन। तो हमें याद रखना है कि जब हम लोग ई न्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा देते हैं तो हमें साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड मिलता है, जिसको हम लोग साइब्रिड बोलते हैं। सब कुछ लर्न करना है हमें, ठीक है। लास्ट इज द जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये पता है भाई, जीन में ट्रांसफॉर्म हो गया, कुछ चेंजेस हो गए। Then next is the protoplast fusion. The protoplasm from two different plant genotype can be fused in presence of fusogenic agent like polyethylene glycol, PEG, PEG, most widely used and most successful method for protoplast fusion. जो हमने देखा अभी प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, जैसे सोमैटिक हाइब्रिड बनाया हमने, साइब्रिड बनाया, साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड, तो इसमें हम लोग प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन ही करा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट प्लांट जीनोटाइप, यानी कि हम लोग ऐसे सेल भी यूज़ कर सकते हैं जिनका जीनोम, यानी कि जेनेटिक वो जो है वेरिएशन उसमें, यानी कि उनका जो जीनोटाइप है वो भी अलग हो, तो हम लोग उसका भी फ्यूजन करा सकते हैं। सो दो प्लांट का हम लोग प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन करा सकते हैं, टू प्लांट सेल का, और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूसोजेनिक एजेंट। सो फ्यूसोजेनिक एजेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो फ्यूजन विच ब्रिंग्स अबाउट फ्यूजन, ओके। सो एग्जाम्पल है इसका जो हमें याद रखना है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पेग, पीजी शॉर्ट में बोलते हैं, और ये मोस्ट वाइडली यूज्ड है और ये सक्सेसफुल भी है, मतलब इसको यूज़ किया गया है तो ये सक्सेसफुल रहा है। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है वो दे देता है। और बाई इलेक्ट्रोफ्यूजन मीन्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड पास करके, इलेक्ट्रिक यानी कि करंट की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफ्यूजन। सो हम लोग या तो फ्यूसोजेनिक एजेंट यूज़ कर सकते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के लिए, या फिर इलेक्ट्रोफ्यूजन यूज़ कर सकते हैं। द हाइब्रिड सेल हेट्रोकैरियोन कैन बी सेलेक्टेड बाई वेरियस मेथड सच एज द यूज ऑफ डिफरेंट एंटीबायोटिक मार्कर और फ्लोरेसेंट डाई फॉर टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट। अब हाइब्रिड सेल को यहाँ पर हेट्रोकैरियोन बोला गया, हेट्रो मीन्स अलग, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस। सो यानी कि हाइब्रिड बना है लेकिन न्यूक्लियस जो है वो अलग अलग है, इसलिए अलग न्यूक्लियस फ्यूज हुए, इसलिए हेट्रोकैरियोन बना है। तो ये बोल रहे हैं कि जो हाइब्रिड सेल हैं उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द मेथड सच एज टू मेथड। सो क्वेश्चन बन सकता है कि हाइब्रिड सेल को हम लोग सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो उसके मेथड्स बताओ। सो उसके मेथड्स हैं, पहला एंटीबायोटिक मार्कर यूज कर सकते हैं या फ्लोरेसेंट डाई यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट। जैसे कि हमने सोमैटिक हाइब्रिड में देखा था, तो सोमैटिक हाइब्रिड में हमने मान लिया कि इस सेल को हमने रेड डाई से कलर कर दिया और इसको हमने ग्रीन डाई से कलर कर दिया, ओके। सो अब जब ये दोनों फ्यूज होंगे, फ्यूजन हो जाएगा इनका, तो जो हमें कलर मिलेगा वो क्या मिलेगा, येलो, रेड और ग्रीन मिलकर येलो कलर देते हैं, मतलब वैसा ही कुछ कलर जो भी हो। लेकिन चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग रेड की जगह यहाँ पे येलो ले लेते हैं, तो ग्रीन और येलो मिलकर तो थोड़ा लाइट ग्रीन का कलर कॉम्बिनेशन देते हैं। अब ये पता नहीं, तो ऐसे ही हम लोग, मतलब अब हम लोग इसको हमने येलो कर दिया और इसको ग्रीन। अब जब हम लोग चेक करेंगे तो अगर हमें
दिख गया माइक्रोस्कोप में कि कोई भाई हल्का ग्रीन का सेल भी है, यानी कि लाइट ग्रीन कलर का, तो मतलब सोमैटिक हाइब्रिड है वो हमारा, यानी कि दोनों प्रोटोप्लास्ट जो है वो फ्यूज हो चुके हैं। सो ऐसे हम लोग सोमैटिक हाइब्रिड को चेक कर सकते हैं, मतलब कलर देख लेना यार इतना तो। सो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक मार्कर या फ्लोरेसेंट डाई यूज़ करके। फ्लोरेसेंट मीन्स जो फ्लरिश करेगा यूवी रेस की लाइट पे, यानी कि चमकेगा। एंटीबायोटिक मार्कर यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमें याद रखना है, ठीक है। देन रीजनरेटेड सोमैटिक हाइब्रिड फ्रॉम हाइब्रिड सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मॉर्फोलॉजी एंड molecular analysis, example RAPD. This technique offer a unique method to raise new genotype somatic hybrid between distantly related plant or hybrid with a useful agronomic trait. So प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का एप्लीकेशन है ये। सो ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक यूज कर हम लोग रेस कर सकते हैं, यानी कि उगा सकते हैं, यानी कि हम लोग न्यू जीनोटाइप्स बना सकते हैं सोमैटिक हाइब्रिड जैसे हम बना रहे हैं फ्यूजन करा कर, जिसके अंदर यूजफुल एग्रोनॉमिक ट्रेट हों। एग्रोनॉमिक ट्रेट्स मतलब कि एग्रीकल्चर में वो काम आए, मतलब एग्रोनॉमिक मीन्स उनके अंदर पेस्ट ना लगें और भी जो ईल्ड हो वो हाई हो। तो हम लोग ऐसे जो ट्रेट्स हैं एग्रोनॉमिक ट्रेट्स वो हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं और रेस कर सकते हैं न्यू जीनोटाइप। सो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का ये एप्लीकेशन हो गया, ये हमें लर्न करना है, सब कुछ लर्न करना है, इसलिए सब कुछ लर्न करना है। सो समझ लिया हमने, अब लर्न करना है हमें। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट रीजनरेशन पाथवे देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।